Namaskar students, let's start with today's session and this session is related to indirect method of cash flow statement. ओके और हम लोग वही कंटिन्यू कर रहे हैं. लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से बनाना है. हम एक्चुअली P&L के प्रॉफिट से पहुंचते हैं कैश की पोजीशन पर, इसलिए हम P&L का प्रॉफिट यूज़ करते हैं फॉर रीचिंग आउट टू द कैश पोजीशन. ओके, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज का जो सेशन है उसमें मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ इनडायरेक्ट मेथड का. ओके, कि किस तरह से हमें इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. प्लीज़ रेफर योर बुक कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर. आपकी बुक में न्यू बुक ऑफ एडवांस अकाउंट्स में पेज नंबर 83 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है. सेम पेज पर पहले उन्होंने एक फॉर्मेट बताया है कि इनडायरेक्ट मेथड से जो कैश फ्लो बनता है वो किस तरह से बनता है. वो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. प्लीज़ लुक एट द क्वेश्चन, पेज नंबर 83. So I am referring here, you can look at the screen, page number 83. This is for a question which is given for the preparation of cash flow statement through indirect method. Okay, so question में दिया हुआ है कि calculate net cash flow from the operating activity. Okay, from which activity? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको कौन सी एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो ये एक छोटा क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग इनडायरेक्ट मैथड. और क्वेश्चन में आपको क्लियरली ये भी उन्होंने बोल दिया है कि आपको जो भी कैश फ्लो निकालना है वो इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करके निकालना है. तो कन्फ्यूजन ही नहीं है कि आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है या इनडायरेक्ट मेथड. लेटर ऑन जब आप क्वेश्चंस करेंगे और जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की आने वाले सेशंस में, तब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि ये डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है. आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आना चाहिए कि आपको डायरेक्ट मेथड लगानी है या इनडायरेक्ट मेथड. सो यू डोंट वरी अबाउट दैट. हम क्वेश्चन को देख के आसानी से समझ पाएंगे. इसलिए समझ पाएंगे क्योंकि अभी हम एक छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपरेशन की प्रैक्टिस के लिए. जैसे डायरेक्ट मेथड हम पूरी तरह से अच्छी तरह से कर चुके हैं, समझ चुके हैं. उसके बाद अब हम जो कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट मेथड. पहले इनडायरेक्ट में हमने कॉन्सेप्चुअल देखा, लॉजिकल देखा कि किस तरह से फॉर्मेट बनता है, किस तरह से इनडायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन सॉल्व होता है. सो अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड का जो पेज नंबर 83 पर दिया गया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको निकालना है. ऐसा भी नहीं है कि आपको तीनों एक्टिविटी एक साथ दे दी है. अभी सिर्फ हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक ही पार्ट है कि हमें सिर्फ अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे फोकस करना है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड का जो लॉजिक है वो अप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. किस तरह से हम लोग बनाएंगे. क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2,57,000. सो जो आपका प्रॉफिट है, ध्यान देंगे, जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,50,000 रुपीज़. ओके, आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,57,000 का. और इनडायरेक्ट मेथड में हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से बनाते हैं, राइट. तो क्वेश्चन में वो आपको क्लियरली दे रखा है कि आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,57,000 रुपीज़ आ रहा है. और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दे रखी है वो ये दे रखी है कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है 2,57,000 रुपीज़ का, ये प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स. मतलब ये जो वर्ड है ना आफ्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स.
मतलब कौन कौन से आइटम्स कंसीडर करने के बाद ये प्रॉफिट आ रहा है। ए पॉइंट में दिया गया है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट दैट इज 10,000 रुपीज। बी पॉइंट में दिया गया है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल दैट इज 5,000 रुपीज। सी पॉइंट में दिया गया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड दैट इज ₹3,000। ओके, नाउ अब जस्ट हम ये जो इंफॉर्मेशन दी है ना आपको फर्स्ट पॉइंट में, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है ना आपको, हम उसका एक पहले तो प्रॉपरली इंटरप्रिटेशन करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, तभी आप सॉल्यूशन प्रॉपरली कर पाएंगे। सो लेट्स इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ताकि हम उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। ओके फाइन, तो क्वेश्चन में आपको इस इंफॉर्मेशन में दिया है कि प्रॉफिट आपका आ रहा है 2,57,000 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। अच्छा, ये आइटम कंसीडर करने के बाद आपका प्रॉफिट आ रहा है 2,57,000। ओके ओके, आइटम में क्या क्या दे रखा है, ए पॉइंट में क्या दिया है, डेप्रिसिएशन, इट इज इन लॉस, इट इज एन एक्सपेंस। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, इट इज अ लॉस, इट इज एन एक्सपेंस। सी पॉइंट में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, मतलब आपने जो लैंड बेची उसके ऊपर क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इट इज अ गेन, इट इज अ इनकम। ओके, और ये सब आपने P&L में कंसीडर किए हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,57,000, बिकॉज वर्ड आफ्टर दे रखा है। नाउ अब मैंने इसके इंटरप्रिटेशन को शो करने के लिए आपके लिए ना एक्सेल शीट पर एक छोटा सा एक टी शेप वाला एक P&L अकाउंट का मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,57,000, तो P&L में अगर आप देखें तो टू नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,57,000, जो क्वेश्चन में दिया है वही मैंने लिखा है। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स लिखा है उन्होंने। फिर सबसे पहला क्या दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन लॉस एंड एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में डेबिट होता है, कितना है 10,000 का है, तो डेप्रीसिएशन जो है वो है 10,000 रुपीज़ का। वह अगर मैं P&L में कंसीडर करूंगी तो कहाँ करूंगी, टू डेप्रीसिएशन करूंगी 10,000 रुपीज़ का, जो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, राइट। तो वो मैंने डेप्रीसिएशन P&L में रिकॉर्ड किया, मतलब डेप्रीसिएशन में ये डेबिट हुआ होगा P&L अकाउंट में, और ये आइटम कंसीडर होने के बाद आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,57,000 आ रहा है, राइट। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। सो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये कितना है आपका 5,000 रुपीज़ का है। अब इसको अगर मैं कंसिडर करती हूँ P&L अकाउंट में तो कैसे कंसिडर करेंगे, अगेन इट इज़ अ लॉस एंड एक्सपेंस, तो P&L अकाउंट में सारे लॉसेस एंड एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो देखिए टू अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल मैंने डेबिट किया है 5,000 रुपीज़ से, राइट, और ये कंसिडर करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है 2,57,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, मतलब आपने कोई तो लैंड बेची है, सेल करी है, उसमें आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 3,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आ रहा है। किसी प्रॉफिट मतलब गेन है, इनकम है, किसी भी तरह का गेन या इनकम है तो वो P&L अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट होता तो वो डेबिट होता, लेकिन ये तो प्रॉफिट है तो इसका मतलब P&L में ये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो देखिए मैंने क्रेडिट में लिखा है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, मैंने लिखा है 3,000 रुपीज़ का, गॉट इट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, क्वेश्चन में इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है रिलेटेड टू द प्रॉफिट, राइट, बट प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,57,000 का। अच्छा, तो 2,57,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है वो ये आइटम कंसीडर करने के बाद आ रहा है। ये जो आइटम्स है ना क्लियरली दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2,57,000 का प्रॉफिट है आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। तो ये तीनों आइटम हमने कंसीडर कर लिए, P&L में हमने रिकॉर्ड कर दिए। इट इज़ जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, हाँ, ये अपने समझने के लिए है कि P&L में ये इस तरह से रिकॉर्ड हुए होंगे। उसके बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,57,000 का आ रहा है। ओके, P&L से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, P&L में और भी बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अदर आइटम्स कुछ और अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिसका हमें डिटेल्स नहीं है, और भी कोई अदर इनकम हो सकती है जिनका अभी हमारे पास क्वेश्चन में डिटेल नहीं है।
लेकिन वो सब कंसीडर करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना है, 2,57,000 है। तो जितना भी गिवन इन्फॉर्मेशन था उसका हमने इंटरप्रिटेशन कर लिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, और इस तरह से हमने उसे शो किया है। दिस इज़ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। आप चाहे तो वर्किंग नोट में इस तरह से अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, so this is the interpretation of the point number 1 which is given in the question. Okay, fine. Now get back to the question. क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है सेकंड पार्ट में ये दिया गया है कि द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। जस्ट प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ व्हाई वर्किंग कैपिटल चेंजेस? बिकॉज वर्किंग कैपिटल में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो करंट एसेट है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं करंट लाइबिलिटी है। बट करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी में अगर कुछ भी चेंज आता है या चेंज आता है मतलब इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कैश पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि कैश पर इन द सेंस अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो या तो कैश का इनफ्लो हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर या तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को हम कंसीडर करें, क्योंकि वो इम्पैक्ट करता है कैश फ्लो को। और अगर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट पर आना ही चाहिए। तो हम करंट असेट और करंट लाइबिलिटी का जो भी इंक्रीज डिक्रीज है ये भी हम कंसीडर करने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो हियर योर क्वेश्चन एंड्स। आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ आइटम करंट असेट, कुछ आइटम करंट लाइबिलिटी के हैं, और प्रीवियस ईयर के देखिए 2018 का एक फिगर दे रखा है और एक फिगर दे रखा है 2019। मतलब आपके पास ओपनिंग बैलेंसेज हैं एंड क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में करंट असेट में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है, और उससे हम पता कर पाएंगे कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट पेज नंबर 84 पर आपको बुक में ही दे रखा है सॉल्यूशन, as it is a solved question and it is a very small mini question related to only operating activity. I preferred to do it with the book only, and I also preferred to show you this kind of interpretation of P&L account. तो इस तरह से जब हम देख के समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन में आपको दे रखा है कि हेडिंग नॉर्मली हमें डालना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके फाइन। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट वही है, कुछ उसमें नया नहीं है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट इंटरनल कॉलम ऑफ अमाउंट एंड अमाउंट एक्सटर्नल कॉलम ऑफ अमाउंट, इस तरह से हम दो कॉलम बना लेंगे। ठीक, नाउ हमें पता है कि हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। सो इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मतलब ये हुआ कि हमें जो क्वेश्चन स्टार्ट, हमें कुछ तो बेस करना है ना, राइट। हमें कैश से कैश पर नहीं पहुंचना है। अगर कैश से कैश पर पहुंचना होता तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड अवेलेबल थी, बट यहाँ पर कैश की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको कुछ बताया है क्या कि कैश में कितना सेल परचेज हुआ या कैश में कितना पैसा आया या गया? नहीं दिया है ना, तो आप कैश से कैश पर पहुंच ही नहीं सकते। मतलब कैश ट्रांजैक्शन की आपके पास डिटेल नहीं है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड। और वो क्वेश्चन में क्लियरली दे भी रखा है कि इनडायरेक्ट मेथड लगाना है, तो कुछ तो बेस होना चाहिए जिससे हम कैश पर पहुंचेंगे, एंड दैट बेस इज प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें बेस क्या चाहिए, P&L अकाउंट का प्रॉफिट चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सो प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट आपको कितना दे रखा है, 2,57,000 रुपीज़ दे रखा है। वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे कि यहाँ से अब हम 2,57,000 से मतलब प्रॉफिट से कहाँ पर पहुँचेंगे, कैश फ्लो पर पहुँचेंगे, एंड दैट इज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला हम पॉइंट मतलब क्वेश्चन में कंसीडर कर चुके हैं 2,57,000 का। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 10,000 रुपीज़ का। अब ज़रा देखेंगे P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ असेट हुआ है ड्यू टू वियर एंड टीयर या फिर ऑब्सोलेसेंस। मतलब वैल्यू ऑफ असेट क्या हुई है आपकी,
कम हुई है। तो वैल्यू ऑफ एसेट कम होना मतलब ये डेप्रिसिएशन है, मतलब लॉस है, एक्सपेंस है। अच्छा, तो आप P&L में इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में, बिकॉज ये लॉस एंड एक्सपेंसेस है। और अगर ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है मतलब सारी इनकम में से ये डेप्रिसिएशन क्या हुआ होगा? माइनस हुआ होगा, उसके बाद ये प्रॉफिट आया रहेगा। बट अगर आप ध्यान देंगे तो ये 10,000 रुपये का एक्सपेंस तो है, इसका मतलब ये सिर्फ P&L अकाउंट में आएगा, लेकिन क्या इसका कैश पर कोई इम्पैक्ट जाएगा? क्या नहीं जाएगा। मतलब ना ही तो ये कैश का इनफ्लो है, ना ही तो ये कैश का आउटफ्लो है, मतलब ये नॉन कैश आइटम है। अब अगर मुझे प्रॉफिट से पहुंचना है कैश पर, मुझे कैसे पहुंचना है? प्रॉफिट से कहाँ पर पहुंचना है? कैश पर पहुंचना है। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला जो 2,57,000 का प्रॉफिट आया है वो आया कैसे है? सारी इनकम में से ये अदर आइटम्स भी है जिनकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, बट होंगे डेफिनेटली। सारी इनकम में से हमने ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये माइनस किए हैं, उसके बाद ये प्रॉफिट आया है, राइट। तो 10,000 रुपीज़ को हम माइनस कर चुके हैं, मतलब एक बार नेगेटिव लेस इफेक्ट दे चुके हैं, और उसके बाद प्रॉफिट आया है। मतलब ये प्रॉफिट जो आया है वो 10,000 रुपीज़ से ऑलरेडी क्या हो चुका है? कम हो चुका है। लेकिन कैश के प्रोस्पेक्ट से अगर आप सोचेंगे तो ये आउटफ्लो नहीं है। तो अगर मुझे प्रॉफिट से कहाँ पर पहुँचना है? कैश पर पहुँचना है। तो मैं इस प्रॉफिट को, इस 10,000 रुपीज़ जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है जिससे मैं इसे कम कर चुकी हूँ, उससे अगर मैं 10,000 रुपीज़ से 2,57,000 रुपीज़ को अगर बढ़ा दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो मैं प्रॉफिट से कहाँ पर पहुँच जाऊंगी? कैश पर पहुँच जाऊंगी। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। तो अगर मुझे अब प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से कैश पर पहुंचना है, तो इस नॉन कैश आइटम का जो इफेक्ट है वो इसमें से मुझे हटाना पड़ेगा। कंसीडरिंग अगर तुम ये सोचोगे कि ये क्रेडिट साइड अगर इनकम साइड होती, और मतलब एक तरह से ये सोच लो, इनकम साइड है मतलब रिसिप्ट साइड है, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड है मतलब पेमेंट साइड है। तो अगर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट होता तो तुम क्या करते हैं? ये तुम्हारा जो क्लोजिंग बैलेंस आता, रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट क्या आता? कैश आता। बट ये P&L है तो इसमें नॉन कैश आइटम के भी इफेक्ट होंगे। बट अगर आपको प्रॉफिट से कैश पर पहुंचना है तो आप सिंपल सी बात है, आप ऐसा कीजिए, आप नॉन कैश आइटम के इफेक्ट को निल कर दीजिए। तो 10,000 रुपीज़ का अगर आपके पास से कैश नहीं गया है तो उसको वो आउटफ्लो नहीं है आपका। तो अगर मैं 10,000 से 2,57,000 को बढ़ा दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी? कैश पर। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या किया है, ऐड आइटम्स में लिखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने के लिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ऐड कर दिया है 10,000 रुपीज़, मतलब ये पॉजिटिव है। 2,57,000 को हम अगर हम बढ़ा देंगे 10,000 रुपये से, जो कि नॉन कैश आइटम है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? कैश पर। नेक्स्ट आइटम हम बात करते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल अगेन P&L अकाउंट में डेबिट हुआ है। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल इज एज गुड एज डेप्रिसिएशन। बस डिफरेंस ये है कि जो फिक्स्ड एसेट के ऊपर की वैल्यू, जो फिक्स एसेट की वैल्यू को जब हम कम करते हैं तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम गुडविल की वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कम कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कहेंगे। तो अगेन आपने वैल्यू ऑफ एसेट को कम किया है ओनली, और लॉस रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, बट ये एक्चुअली में कैश का आउटफ्लो नहीं है। तो मतलब ना तो ये इनफ्लो है ना तो ये आउटफ्लो है, मतलब अगेन इट इज़ अ नॉन कैश आइटम। एंड इफ़ इट इज़ अ नॉन कैश आइटम तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अभी देखिए, आपने इसको लॉस एज एन एक्सपेंस शो किया है, बट एक्चुअली में क्या ये पैसा आपके पास से गया है क्या ये आउटफ्लो है क्या? नहीं। पर फिर भी आपने प्रॉफिट को इतने से क्या कर दिया है? कम कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस साइड में लिखा है ना, मतलब इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस होने के बाद ये प्रॉफिट आया है। मतलब ये वाला जो प्रॉफिट आया है वो 5,000 रुपीज़ से ऑलरेडी कम होने के बाद ही आया है। तो अगर मुझे 2,57,000 एज अ प्रॉफिट से कैश पर पहुंचना है तो मैं 2,57,000 को बढ़ा दूंगी इस 5,000 रुपीज़ से। गॉट इट? मतलब अगेन नॉन कैश आइटम को मैं क्या कर दूंगी, नॉन कैश एक्सपेंस को मैं क्या कर दूंगी? ऐड बैक कर दूंगी। तो मैं कहाँ पर पहुँचूंगी? कैश पर पहुँचूंगी। तो ध्यान देंगे, ऐड बैक किया है, अगेन जैसे डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया था उसी सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000 रुपीज़ ऐड बैक कर दिया है इस प्रॉफिट में। तो हम प्रॉफिट से कहाँ पर पहुँचेंगे? कैश पर पहुँचेंगे।
नेक्स्ट आइटम की मैं बात करती हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000 रुपये का है। ये P&L अकाउंट में देखिए कहाँ आपने रिकॉर्ड किया है, चूँकि ये प्रॉफिट है, सेल ऑन लैंड इनकम है तो बट ऑब्वियस बात है कि हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करी है 3,000 रुपये की। अच्छा, ये इनकम साइड में रिकॉर्ड किया, मतलब इनकम से तो क्या होता है, प्रॉफिट आपका बढ़ता है। अच्छा, मतलब आपने 2,57,000 का जो आपका प्रॉफिट आया है, इसको आपने क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है। किससे बढ़ा रखा है, इस 3,000 रुपये से बढ़ा रखा है। ओके, आपने जो लैंड बेची है वो से सपोज मान लो, अभी उन्होंने लैंड की डिटेल नहीं दिए नहीं है क्वेश्चन में, बट से सपोज मान लो कि 1 लाख की लैंड थी और उन्होंने 1,03,000 रुपये में बेची होगी। सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल, तभी तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है ना। जब आप बुक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब आपने 3,000 रुपये ज़्यादा पे बेचा है, तो आपको इनफ्लो कितना हो रहा होगा, 1,03,000 रुपये। अच्छा, सेल ऑफ लैंड मतलब क्या है, असेट है, मतलब ये जो इनफ्लो हो रहा है कैश का, ये कौन सी एक्टिविटी से हो रहा है, ये हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो 1,03,000 रुपये का आपको इनफ्लो शो करना है, वो कहाँ पर शो करना है, इन्वेस्टिंग में। तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसे शो करोगे ना। नाउ अब आपने जो क्वेश्चन किया है, वो जो स्टार्ट किया है क्वेश्चन, वो 2,57,000 से स्टार्ट किया है, जिसको ऑलरेडी आपने 3,000 रुपये से बढ़ा रखा है। तो अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो 2,57,000 रुपीज़ है, इसमें तो ऑलरेडी 3,000 रुपीज़ एडेड है ना, मतलब आप इसमें ऑलरेडी इनफ्लो दिखा चुके हो। अब आपको एक्चुअली लैंड जो सेल करी उसका इनफ्लो कहाँ पर दिखाओगे, इन्वेस्टिंग में। अभी फ़िलहाल तो इस क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टिंग से बनाना नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शो नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि सिर्फ ऑपरेटिंग से बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज जब आप मल्टीपल एक्टिविटी से बनाओगे तो इनफ्लो आप शो करोगे, सेल ऑफ लैंड कहाँ पर शो करोगे, इन्वेस्टिंग में। तो उससे क्या होगा कि इन्वेस्टिंग में भी आप इनफ्लो शो कर रहे हो और प्रॉफिट को भी आपने 3,000 रुपये से बढ़ा दिया है। इसका मतलब 3,000 का इनफ्लो या पॉजिटिव इफेक्ट आप 2 बार दोगे, तो ये तो गलत हो गया ना। बल्कि वो जो इनफ्लो हो रहा है वो तो एक ही बार हो रहा है ना, 2 बार तो नहीं हो रहा है, ड्यूअल इफेक्ट तो नहीं है। नाउ अब चूंकि ये जो लैंड का जो इनफ्लो है, लैंड सेल करने से जो इनफ्लो आ रहा है वो इन्वेस्टिंग से आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो होना चाहिए, ऑपरेटिंग में नहीं शो होना चाहिए। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश निकालना है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश निकालने के लिए प्रॉफिट में मैंने जो इसका इम्पैक्ट दे रखा था ना, प्रॉफिट ये जो 2,57,000 का आया था, वो ये ऑलरेडी मैंने 3,000 रुपये से बढ़ा रखा है। तो प्रॉफिट में इस 3,000 का इफेक्ट मुझे हटाना पड़ेगा, नील करना पड़ेगा। अभी प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कितने से, 3,000 रुपये से बढ़ा हुआ है। तो अगर मैं प्रॉफिट को कम कर दूँ, मतलब मैं क्या कर दूँ, लेस कर दूँ। किससे लेस कर दूँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड से। तो लेस करूँगी मैं कितने से, 3,000 रुपीज़ से अगर लेस है, तो अभी बुक में नहीं है बट इट इज़ ब्रैकेट में आना चाहिए ये फिगर, ठीक। तो 3,000 रुपये से अगर मैं प्रॉफिट को कम कर दूँ तो मेरा जो सही ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है वो आ जाएगा। और ये जो इनफ्लो बताऊंगी मैं सेल ऑफ लैंड का, वो कहाँ पर बताऊंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। गॉट इट, बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो मैंने प्रॉफिट को बढ़ा रखा था 3,000 रुपये से, उसको मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कम क्यों किया, क्योंकि ये इनफ्लो होता है, कैश का इनफ्लो तो हो रहा है लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, उसको कम कर दिया है। और ये इनफ्लो हम कहाँ पर शो करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। गॉट इट, फाइन। नेक्स्ट आइटम की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट आपका पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है सेकंड पॉइंट में आपको ये दे रखा है कि पोजीशन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है। अच्छा, पिछले साल ये 2018 के फिगर है और ये 2019 के फिगर है। पिछले साल आपके डेटर कितने थे, 12,000 थे। इस साल आपके डेटर कितने हैं, 15,000 हो गए हैं। मतलब आपके ये जो डेटर है ना, वो डेटर क्या हो गए, बढ़ गए हैं। देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर डेटर बढ़ गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए डेटर बढ़ गए हैं
इसका मतलब देखो, अगर डेटर कम हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि डेटर्स ने अपने को पैसा दे दिया है। पिछले साल हमें कितने पैसे लेने बाकी थे, मतलब रिसीवेबल कितना था, 12,000 था। इस साल कितना रिसीवेबल है, 15,000। मतलब तुम्हारा रिसीवेबल कम हुआ क्या, नहीं। कम होता तो इनफ्लो होता, कि हम मान लेते कि हमें डेटर ने क्या कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया है, तभी तो डेटर का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन ये तो बढ़ गया है, और मतलब ये इनफ्लो नहीं है, इनफ्लो कैश का इनफ्लो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो कैसे है, क्योंकि तुमने इनको उधारी पे माल और बेचा होगा, मतलब डेटर्स को तुमने उधारी पे माल बेचा है, तभी तो डेटर का बैलेंस बढ़ गया है, और उनसे पैसा आया नहीं है, और उधारी पे माल बेचा है, मतलब कहीं ना कहीं से तुमने माल खरीदा है, तो तब तुमने पेमेंट किया होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा कैश ब्लॉक है, मतलब वो क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन डेटर्स है तो इट इज कंसिडर्ड एज आउटफ्लो ऑफ कैश। तो देखो, अब ये करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी है ना, सॉरी क्या है, करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो ये करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी कौन किसके कंपोनेंट है, वर्किंग कैपिटल के। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ओके, गॉट इट। तो वर्किंग कैपिटल के आइटम्स को हम स्पेसिफिकली वर्किंग कैपिटल की हेडिंग में ही शो करेंगे। अब देखो, इंक्रीज इन डेटर्स पहला आइटम, इनफ्लो नहीं है। देखो, अगर डेटर जो है तुम्हारे कम हो जाते तो इनफ्लो होता, कम हुए, बढ़ गए ना, कम नहीं हुए, बढ़ गए। बढ़ गए मतलब क्या है, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कैश जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब कैश पे क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा, नेगेटिव, लेस। तो इंक्रीज इन डेटर्स तुम्हारा क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। कितने से, 3,000 रुपीज से। क्यों 3,000 रुपीज से, क्योंकि 12 से बढ़ के कितने हो गए, 15,000। तो 15,000 माइनस 12,000 डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3,000 का। मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेटर्स की वजह से तुम्हारा कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। कितने का आउटफ्लो हो रहा है, 3,000 रुपीज का। ओनली चेंजेस इन, मतलब जितना चेंज हो रहा है उतना ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आइटम देखते हैं, क्रेडिटर्स तुम्हारे पिछले साल थे 15,000 रुपए 2018 में, इस साल कितने हो गए, 10,000। मतलब क्रेडिटर्स तुम्हारे कम हो गए। पिछले साल तुमको पे करना बाकी था, कितना पे करना बाकी था, 15,000। इस साल तुमको पे करना बाकी है, कितना पे करना बाकी है, 10,000। क्यों इतना ही पे करना बाकी है, क्योंकि तुमने 5,000 का पेमेंट कर दिया होगा, तभी तो तुम्हारा पेएबल कम हो गया है। अगर पेमेंट कर दिया होगा तो कैश के ऊपर इम्पैक्ट क्या गया होगा, आउटफ्लो। तो पेमेंट किया है ना 5,000 रुपीज का, आउटफ्लो मतलब कैश फ्लो में क्या आएगा, नेगेटिव, लेस, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो देखो, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, देखो वर्किंग कैपिटल में क्या लिखा है, आउटफ्लो 5,000 रुपीज का हमने क्या शो किया है, आउटफ्लो, इट इज इन ब्रैकेट फिगर, ठीक है। 5,000 रुपीज का हम आउटफ्लो शो करेंगे, इसलिए हम उसको क्या में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ब्रैकेट में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक इन हैंड, पिछले साल कितना था, 10,000 था, इस साल कितना है, 8,000 है। स्टॉक इन हैंड मतलब पिछले साल से स्टॉक क्या हो गया है, कम। 10,000 का माल, अभी कितने का माल बचा आपके पास, 8,000। मतलब 2,000 का माल तुम्हारा बिक गया है ना, तभी तो स्टॉक कम हुआ है। स्टॉक कम हुआ है तभी, देखो स्टॉक कम क्यों हुआ है, क्योंकि बिका होगा। अच्छा, अगर तुम स्टॉक को इस तरह से नहीं सोच पाओ ना, तो कोई सी भी करंट असेट हो उसको डेटर में ध्यान में रख के सोच लेना, क्योंकि स्टॉक करंट असेट है, इसलिए मैं डेटर में ध्यान में रख के सोचने के लिए कह रही हूँ। कोई भी करंट असेट हो उसको डेटर के हिसाब से परसीव करना और फिर सोचना। अगर डेटर का बैलेंस कम हो गया है, सपोज 10,000 से कितना हो गया है, 8,000 हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने पैसे लेना बाकी था, पहले 10,000, अब कितना लेना बाकी, 8,000। मतलब 2,000 रुपये आ गए होंगे, मतलब इनफ्लो। अगर तुम डेटर के परसेप्शन से सोचो तो अभी भी इनफ्लो आ रहा है। स्टॉक के परसेप्शन से सोचोगे तो देखो, पहले स्टॉक कितना था, 10,000, अब कितना है, 8,000 है। मतलब स्टॉक क्या हो गया, कम। मतलब 2,000 का स्टॉक क्या हो गया, बिक गया। बिक गया मतलब पैसा आया, तो डिक्रीज इन स्टॉक, देखो ऐड इनफ्लो, पॉजिटिव फिगर, पैसा आया है 2,000 रुपीज का। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रीपेड एक्सपेंडिचर तुम्हारे क्या हो गए, कम। पिछले साल कितने थे, 6,000, इस साल कितने हो गए, 4,000, कम हो गए हैं। अच्छा, पिछले साल मैंने प्री में पेमेंट किया हुआ था 6,000, इस साल मेरा प्री में पेमेंट किया हुआ जो है वो 4,000 ही है। अच्छा, ये अगर बैलेंस बढ़ जाता इसका मतलब मैं क्या समझती कि मैंने और प्री में पेमेंट किया है, प्रीपेड। लेकिन ये तो बैलेंस कम हुआ है, मतलब मैंने प्री में पेमेंट किया है क्या, और नहीं किया है। मैंने प्री में पेमेंट और नहीं किया है, मतलब ये आउटफ्लो नहीं है, मतलब ये क्या है, इनफ्लो है। अच्छा, अगेन प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एक करंट असेट है, ये तो सब जानते हैं ना। अगर आप प्रीपेमेंट
प्रीपेड एक्सपेंस के परसेप्शन से ना सोच पाए तो कंसीडर इट एज अ डेटर. कोई भी करंट असेट का आइटम हो, आप उसको डेटर कंसीडर करके यू कैन थिंक ऑफ कि सपोज डेटर पिछले साल कितने थे 6,000, इस साल कितने हो गए 4,000. कैसे हो गए? क्योंकि डेटर का बैलेंस क्या हो गया रहेगा, कम हो गया. क्यों कम हो गया? पिछले साल कितने लेना बाकी थे 6,000, इस साल 4,000 ही, क्योंकि 2,000 का डेटर ने मुझे क्या कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा. मतलब ये क्या है, इनफ्लो है. इनफ्लो है मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फिगर आएगा. एड आइटम्स में देखो रिकॉर्ड होगा डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना रिकॉर्ड होगा 2,000. गॉट इट? अब देखो तुम्हारे क्वेश्चंस की सारी इन्फॉर्मेशन तुम यूज़ कर चुके हो. अब प्रॉफिट में जो ऐड आइटम्स में है वो ऐड करेंगे, जो लेस आइटम में है वो लेस करेंगे. जो भी तुम्हारा आ रहा है ऐड लेस करने के बाद वो आ रहा है तुम्हारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ एनी क्वेरी, डू कनेक्ट मी ऑन कॉल पर्सनली और ऑन chat. Okay, so we will be continuing with the indirect method of cash flow in further lectures.